नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जिनमें से आज हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधे इसकी उपस्थिति में कैसे क्रिया करते हैं, अपने भोजन को कैसे बनाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग विस्तारात्मक रूप से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित होता है। ये क्या होता है? पर्णहरित होता है। ये पर्णहरित, जिसे हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं, की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एवं ग्लूकोज, ठीक, के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक कैसी प्रक्रिया है? यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। हमने बताया प्रकाश होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। इन सब के मिश्रण से ये जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। आप देख भी रहे होंगे, यह सूर्य है हमारा, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, मुख्य स्रोत सूर्य को माना जाता है। देख रहे होंगे, इसी से सारे पेड़ पौधे अपनी क्रिया करते हैं, अपने भोजन बनाते हैं प्रकाश को लेकर के। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या क्या होती है हमने बताया। 6CO2 होगी प्लस 12H2O होगा। ये किसके उपस्थिति में करेगा? यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पे क्रिया होगी, यहाँ पे क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यहाँ पे ये बनता है। और देखा जाए तो ऊर्जा क्या होगी? प्लस 38 ATP का निर्माण भी करते हैं, अर्थात 273 के Cl ऊर्जा मुक्त होती है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों व शैवालों द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए पृथ्वी में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, तब 90% प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो जलीय पौधों व शैवालों द्वारा किया जाता है। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की उपस्थिति पूछेगा आवश्यक है या नहीं, तो पर्णहरित की उपस्थिति क्या है? आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है। जो विकिरण ऊर्जा होगी वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और उसमें परिवर्तित होकर खाद्य पदार्थों में संचित हो जाएगी। वायुमंडलीय CO2 से कार्बन एवं जल से हाइड्रोजन ली जाती है। अगर वायुमंडलीय जो CO2 है हमारी, ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे हम लोग क्या लेते हैं? इससे हम लोग कार्बन लेते हैं, जल से हाइड्रोजन लेते हैं। जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस सब क्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक ग्लूकोज है, जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। अगर पूछा जाए जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या होता है, तो अंतिम उत्पादक जो होता है, अंतिम उत्पादक जो होता है वो क्या होता है हमारा? वो हमारा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज देख ही रहे हैं, C6H12O6 होता है, जो किसमें परिवर्तित हो जाता है? जे मंड में। किसमें? जो कि मंड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी। अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, तो लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है।
कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, ये भी जान लीजिए। सनहिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण कराया जा सकता है। हम लोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण करवा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए क्या कृत्रिम प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण कराया जा सकता है, तो हाँ, कृत्रिम प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण कराया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऊर्जा जो फ्री एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। पूछा जाए जो प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऊर्जा होगी वो किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त एनर्जी जो होगी। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का जिक्र किया जाए, O2 का जिक्र किया जाए, तो किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? शैवालों द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है या उत्पादित होती है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पौधों द्वारा होता है। अगर पूछा जाए सौर ऊर्जा का अधिकतम जो स्थिरीकरण किया जाता है किसके द्वारा होता है, तो हरे पौधे द्वारा होता है। पराबैंगनी छत से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक, अगर पूछा है जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो हमारे पादप हैं, ये पौधे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, इनकी रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये रक्षा करने वाला जो वर्णक है हमारा, उसको हम बोलते हैं कैरोटीनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख देते हैं हम यहाँ पे, उसे हम कैरोटीनाइड बोलते हैं। उसे हम कैरोटीनाइड बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, जो पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करने वाला एक वर्णक होता है उसे कैरोटीनाइड बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब क्वेश्चन पेपर टफ करेगा एग्जामिनर तो यहाँ से क्वेश्चन बनने तय हैं। तो कैरोटीनाइड को याद करिएगा, इसकी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं। अब इनके वर्णक के बारे में देख लिया जाए। जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं ये होते क्या हैं? इनकी अवस्थिति क्लोरोप्लास्ट के घेरेना भाग में होती है। जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं इनकी जो स्थिति होती है एक क्लोरोप्लास्ट के घेरेना में होते हैं, घेरेना भाग में। अवशोषित रंग कौन कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक के द्वारा अवशोषित रंग जैसे नारंगी हमारा है, लाल है, नीला, बैगनी, ये सब अवशोषित रंग हैं, अवशोषित रंग होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का वर्णक होता है। प्रमुख तत्व इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। Mg के बारे में जान रहे हैं, अगर पूछे क्लोरोफिल में प्रमुख तत्व कौन सा होता है, डायरेक्ट सूक्ष्म क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। हो सके हमारा दिमाग यहाँ पे ना पहुँचे, हम ना पढ़े, तो प्रमुख तत्व क्या होते हैं? मैग्नीशियम होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण ऊतक हैं। आइए और थोड़ा बढ़ते हैं। क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला के बारे में थोड़ा देख लिया जाता है। जो क्लोरेला होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक दक्षता इसी क्लोरेला में होती है। अगर पूछा जाए सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक दक्षता किसमें होती है, तो क्लोरेला में होती है। किसमें होती है? क्लोरेला में होती है। यह एक कोशिकीय हरित क्या है? शैवाल है। क्लोरोफाइटा से संबंधित है। जो क्लोरेला है ये क्लोरोफाइटा से संबंधित है, एक कोशिकीय हरित शैवाल है और ये सबसे ज़्यादा रासायनिक ऊर्जा में बदलने का क्षमता रखता है। क्लियर? आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाला बाह्य कारक कौन कौन सा है? जो हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है आप देख ही रहे हैं ये, तो इसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बता देते हैं हम आपको। जल है, प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है और तापक्रम है। ये इतने महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण के नियंत्रण करने वाले बाह्य कारक हैं, बाहरी कारक माने जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखते हैं। हमने अभी बताया था आपको, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में अधिकतम होता है, नीला रंग द्वितीय अधिकतम है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा लाल रंग में, उसके बाद नीला रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जो लाइट एनर्जी होती है, बताया अभी कि रासायनिक ऊर्जा में उसका जो है कन्वर्ट हो जाती है। प्रथम चरण
इसके 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में प्रकाश ऊर्जा के प्रयोग से एटीपी तथा NADPH के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण होता है और द्वितीय चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण व न्यूनीकरण होता है दूसरे चरण में। तो इस प्रकार से इसके 2 चरण हो जाते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं पादप क्या होते हैं, पादप के बारे में जान लेते हैं। पादप के बारे में देखने, यह स्वपोषी एक होते हैं, एक पोषक तत्व में जो पाए स्वपोषी होंगे, ऊर्जा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का स्वतः निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का स्वतः क्या करेंगे? स्वतः हम निर्माण करते हैं पादप। और देखते हैं ऐसे खनिज तत्व जिनमें भोजन निर्माण हेतु आवश्यक कार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं, उनके पोषक कहलाते हैं, पोषक तत्व होते हैं। मतलब पौधों में पोषण के बारे में देख रहे हैं, पौधों में जो पोषण होता है उनमें स्वपोषी जो होते हैं और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं इनमें देखते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम, एक शब्द आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग देखते हैं। जाइलम, इसका अन्य नाम जो है जल संवाहक ऊतक होता है। क्या होता है? जल संवाहक ऊतक होता है। कार्य क्या है इसका? कार्य है अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द दिए गए हैं जाइलम और फ्लोएम, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। एग्जाम की दृष्टि से तो 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, 4 स्टार लगा सकते हैं इस पे। जाइलम पूछता है जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम जैसे जल अर्थात जो जल का संवहन करे, जो जल संवहन, जल अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए। अर्थात एक मोटे तौर पर जान लीजिए, जाइलम का मतलब जल, जो जल को पौधों तक पहुंचाए, जाइलम का वही कार्य होता है। फ्लोएम क्या होता है? वाष्प ऊतक इसे कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? वाष्प ऊतक, वाष्प ऊतक के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख भाग जैसे हैं चालनीय अवयव, सखी कोशाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम तंतु होते हैं। कार्य क्या होता है? पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ का अन्य भागों में स्थानांतरण करता है। मतलब जो भोजन को पहुंचाए, भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का है और जल पहुंचाने का कार्य पौधों में जाइलम का है। इतना जानिए, जहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व। जो हमारे पौधे हैं इनके लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। देखा जाए अगर एक मोटे तौर पर देखा जाए, पौधों के लिए आवश्यक 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं। कहीं कहीं आपको 17 मिल जाएंगे, अनिवार्य 17 हैं, अनिवार्य रूप से 17 माना जाता है, लेकिन 16 भी अगर मिल जाए तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे पौधों के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं जो हवा, पानी एवं मृदा से प्राप्त होते हैं। मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व में 6 बृहद पोषक तत्व एवं 7 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। क्या होंगे? 6 बृहद पोषक तत्व और 7 सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे, जिनमें से देखा जाए बृहद दीर्घ मात्रा पोषक तत्व इन्हें भी कहा जा सकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी संख्या कहीं कहीं पे 9 भी दे देते हैं। क्लियर है? तो आप इस आधार पर देखिएगा, 6 9 भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं अधिक मात्रा में आवश्यक कौन कौन से हैं। जैसे बृहद में देखा जाए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 9 हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से 9 जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनको आपके सामने रख दिया गया है। किसी किसी बुक में क्या कहेंगे, किसी किसी बुक में कहेंगे मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में 6 बृहद होंगे तथा 7 सूक्ष्म होंगे। और उस 6 बृहद में क्या क्या रखते हैं? वो रखते हैं जैसे नाइट्रोजन रखेंगे, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को रखेंगे, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने विचार उनके होते हैं, लेकिन सबको रखना चाहिए, इसलिए 9 हो जाते हैं टोटल। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे सूक्ष्म के बारे में देखा जाए,
सूक्ष्म के बारे में हम लोग देखते हैं, इन्हें माइक्रो कहते हैं। इनकी संख्या कहीं इसमें 8 बताई गई है, कहीं कहीं 7 बताई गई है। आवश्यक मात्रा कम मात्रा में तत्व जैसे बोरान दलहनी फसलों में गांठ गठन हेतु तो आवश्यक है। बोरान जो होता है जी, जो दलहनी फसलों में गांठ के गठन हेतु तो आवश्यक, अगर पूछे जो बोरान का कार्य होता है दलहनी फसलों में उनकी जो गांठें बनती हैं उसके लिए आवश्यक होता है बोरान। क्लोरीन पाया जाएगा, तांबा पाया जाएगा, लौह पाया जाएगा, मैग्नीज पाएगा, मॉलिब्डेनम पाया जाएगा, निकेल पाया जाएगा, जिंक पाया जाएगा। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अमरबेल, अब देखते हैं अमरबेल होता क्या है। अमरबेल के बारे में देख लेते हैं। अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी क्या है? अमरबेल अगर पूर्ण स्तर परजीवी का उदाहरण अमरबेल है। इसे आवृत बीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत बीजी भी कहते हैं। तना पतला होगा, दुर्बल तथा पीले रंग का होता, पोषक के चारों ओर से लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण व जल प्राप्त करता है। देखते हैं पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन क्या होते हैं? पादप हार्मोन परिभाषा इनकी देखा जाए अगर पादप हार्मोन की, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के एक भाग में, क्या ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं व दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पादप हार्मोन्स कहते हैं। यह कह लिया जाए पादप हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधों की वृद्धि एवं उनके उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं, वो पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। कार्य देख लिया जाए, यदि इनका कार्य भी देख देते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के भी हो सकते हैं। ये हो सकते हैं वृद्धि प्रजनन, वृद्धि प्रवर्धक हो सकते हैं जो वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स। ठीक, इनका कार्य क्या हो सकता है? और ये वृद्धि निरोधक भी हो सकते हैं। ये वृद्धि दर को कम करते हैं, जैसे एफसीसी कम, एथिलीन। अगर हाँ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, अभी नीचे दिया गया है, हम उसको अच्छे से देखेंगे। इसके कार्य क्या होते हैं हमने बताया, वृद्धि, प्रजनन एवं अनुपापचयी क्रियाओं का नियमन करेंगे। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टर्लिंग ने किया था 1906 में। किसने किया था? स्टर्लिंग ने किया था 1906 ईस्वी में। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अन्य नाम इसका क्या है? वृद्धि नियामक पदार्थ कहते हैं, जिसे ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, वृद्धि नियामक पदार्थ कहते हैं। क्लियर? पादप हार्मोन्स के प्रमुख वर्ग व उनके कार्य देख लेते हैं। अभी हमने बताया था आपको, ये वृद्धि वर्धक होते हैं। जैसे वृद्धि वर्धक में कौन कौन सा आ जाएगा? ऑक्सिन आ जाएगा, जिबरेलिन आ जाएगा, साइटोकाइनिन आ जाएगा। वृद्धि रोधक जो होते हैं एब्सिसिकम आ जाएगा और एथिलीन आ जाएगा। अगर पूछे, बहुत बार पूछता है, जो एथिलीन होता है ये क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन्स का कार्य करता है। वृद्धि रोधक हार्मोन्स का कार्य करने के साथ साथ इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कच्चे फलों को पकाना। क्या? ये कच्चे फलों को पकाता है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। कैसा है? किस अवस्था में होता है? ये गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक हार्मोन्स है। गैस होने के साथ साथ यह एक हार्मोन्स भी है, जबकि हार्मोन्स गैस में नहीं होते हैं। तो यह एक अपवाद स्वरूप एग्जाम्पल है, तो ये इसीलिए बहुत बार पूछा जाता है। एथिलीन हो गया। अब आज देखते हैं हम ऑक्सिन क्या होता है। ऑक्सिन के बारे में देख लिया जाए। ऑक्सिन का मतलब होता है, ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ये पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। अगर पूछे ऑक्सिन जो है पौधे के कहाँ पे, किस सिरे पर बनता है, तो पौधों के ऊपरी सिरे पर बनता है। ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं।
इनके उपयोग क्या हैं? ऑक्सिन की अधिक मात्रा तने की वृद्धि को प्रेरित करती है। अगर इनको फसलों को गिरने से बचाया भी नहीं जा सकता है। अनिषेचक फल, बिना निषेचक के फलों का विकास करते हैं, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, केला व टमाटर आदि में बिना परागण व निषेचन के फलों का विकास होता है। इसके अन्य कार्य देख लिया जाए। कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सिन जो होते हैं ये कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कायिक जनन किन में होता है? जो कायिक जनन होता है, जैसे गुलाब में क्या होता है? कायिक जनन होता है। कलम से नया पौधा तैयार करना कायिक जनन कहलाएगा। ऑक्सीजन का प्रयोग खेतों में ऑक्सीजन का प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। खरपतवार को नष्ट करने में इनका प्रयोग किया जाएगा। ऑक्सीजन कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करते हैं। ये पौधे के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं। वहीं हो गया फसलों को गिरने से बचाने के लिए, फलों के विकास के लिए। तो ये ऑक्सीजन के कार्य थे। ऑक्सीजन के बाद हम और देख लेते हैं। अब अगर जिबरेलिन के बारे में देख लेते हैं। जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन के बारे में देखते हैं। बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन व अनिषेक फलन, बीजों के अंकुरण में सहायता करते हैं। जो जिबरेलिन होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह पौधों के ऊपरी सिरों एवं भ्रूण में बनता है। इसके सभी भागों में वृद्धि करता है। हमने बताया भी जिबरेलिन्स जो होते हैं, जैसे चुकंदर, फूल गोभी जैसे पादपों में बोल्टिंग, पुष्पन से पहले अंतःपर्व और दीर्घकरण को बढ़ा देते हैं। बीजों की प्रसुप्त तोड़ने में इनका उपयोग होता है। जो बीज प्रसुप्त होते हैं उनको तोड़ने में इनका उपयोग होता है। जिबरेलिन के बाद हम देखते हैं साइटोकाइनिन। इसका अन्य नाम फाइटोकाइनिन भी है। साइटोकाइनिन का नाम फाइटोकाइनिन भी है। प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहां तीव्र कोशिका विभाजन, हमने बताया यहाँ जहाँ पे तीव्र कोशिका का विभाजन हो, क्या हो? जहाँ पे तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। जैसे मूल शिराग्र, क्या? मूल शिखाग्र में, वहाँ पे ये उपस्थित होंगे, उन क्षेत्रों में संश्लेषित होंगे। उसके बाद विकासशील प्ररोह कलिकाएं तथा तरुण फल आदि, जो तरुण फल होंगे वहाँ पे ये पाए जाएंगे। इनका कार्य होता है जैसे जीर्णता को रोकना, पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करना, या प्रसुप्त काल को कम करता है और जीर्णता को रोकता है। क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है। क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाने वाला एक हार्मोन है साइटोकाइनिन। आइए और देखते हैं। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल एब्सिसिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय निरोधक का कार्य करता है। क्या करता है? पादप वृद्धि एवं पादप उपापचय का कार्य करता है एब्सिसिक। यह कोशिका विभाजन को रोकता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होगा। बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। अगर जो बीजों में अंकुरण होता है, इससे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। अगला देखते हैं। एथिलीन क्या होता है? फलों को पकाने वाला हार्मोन है। इसको बहुत बार पूछा। फलों को पकाने वाला हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन है। पौधे के तने के अग्रभाग में निर्माण करता है। फलों को पकाना, पत्तियों, फलों, पुष्पों को विलगन को तीव्र करना, ये क्या है? किसके कार्य? एथिलीन के कार्य हैं। फलों के पकते समय इसकी सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है, या वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स के नाम से भी एथिलीन को जाना जाता है। मित्रों, यह पादप और प्रकाश संश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने पुनः दूसरे वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।